मेरा नाम रितिका है। मैंने जब आंख खोली तो मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां मुझे मल्लिकाओं की तरह रखा जाता था। मेरे पिता बहुत अमीर आदमी थे। हमारे गांव की बहुत सारी जमीनें उनके पास थीं। मेरे पिता गांव के बहुत बड़े आदमी भी थे। उन्हें हमारे गांव का सबसे बड़ा जमींदार कहा जाता था, जिनके हिस्से में गांव की कई एकड़ जमीन थी। मेरे पिता हमारे गांव के खानदानी और अमीर आदमी थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो मुझे अपना बेटा समझते थे, क्योंकि ऊपर वाले ने उन्हें मेरे बाद किसी दूसरी औलाद का सुख नहीं दिया था। मेरे जन्म होने के बाद मेरी माँ फिर कभी दोबारा माँ न बन सकी और मेरे पिता को हमेशा बेटे की चाहत रहती थी। लेकिन जब मेरी माँ दोबारा माँ न बन सकी तो पिताजी ने मुझे ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने कहा कि यही मेरा बेटा है और यही मेरी बेटी भी है। मैं अपनी बेटी को बेटों वाली जिंदगी भी दूंगा। तभी तो पिताजी ने कभी मुझ पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं की थी। मैं गांव में जैसे चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी गुजारती थी। मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अक्सर गांव के लोगों में आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि गांव की जो लड़कियां होती हैं, वहां लड़कियों को ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती है और औरत को पैर की जूती समझा जाता है। मगर हमारे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे गांव में मेरे पिताजी के फैसले चलते थे, क्योंकि मेरे पिताजी गांव के सरपंच भी रह चुके थे। लेकिन फिर जब वह बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपनी जगह अपने छोटे भाई को गांव का सरपंच बना दिया। हमारे गांव की औरतों को इंसाफ दिलाना ही मेरे पिता का उसूल हुआ करता था। इसीलिए गांव के लोगों को मेरे पिताजी के फैसले बहुत पसंद आते थे। कभी भी मेरे पिताजी ने कोई गलत फैसला नहीं किया था। मजदूर को गरीब कोष का हक बराबर दिया जाता था। औरत के साथ किसी तरह का कोई बुरा सलूक नहीं हो सकता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे पिताजी बीमार होते चले गए थे। चाचा जी भी सरपंच होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था। मेरे पापा ने मेरा एडमिशन शहर के ही स्कूल में करवाया था। मैं शहर में पढ़ी लिखी और फिर जैसे जैसे जवान हुई तो गांव का माहौल भी धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब मेरे चाचा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पापा और चाचा जी दो ही भाई थे। दोनों भाइयों में आपस में बहुत मोहब्बत थी। चाचा जी कुंवारे थे, उनका रिश्ता हो गया था, उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन चाचा जी के इस दुनिया से जाने पर सब कुछ धरा का धरा रह गया था। लोगों ने पिताजी से कहा कि गांव का सरपंच तो अब आपको ही बनना होगा। लेकिन भाई की मौत का गम मेरे पिताजी के दिल में इस तरह से बैठ गया था कि वो बीमारी के कारण बिस्तर से लगते चले गए। मगर उन्होंने बीमार होने के बाद मेरे लिए एक बेहतर फैसला कर लिया था। मैं जवान हो गई थी और दिखने में भी अच्छी शक्ल की थी। मेरे पिताजी जानते थे कि मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं हाई एजुकेटेड हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता शहर के ही एक लड़के के साथ तय कर दिया था। जिस लड़के के साथ मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता तय किया था, वो लड़का शहर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक था। बीमार होने के बाद मेरे पिताजी ने अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया। पिताजी मेरे चाचा जी को अपना छोटा बेटा मानते थे, इसलिए वो अपनी जायदाद में भी दो हिस्से करना चाहते थे। एक हिस्सा उनकी अपनी बेटी का और दूसरा हिस्सा उनके छोटे भाई का, ताकि उनके मरने के बाद ना तो उनकी बेटी को परेशानी हो और ना ही उनके भाई को। हम दोनों चाचा भतीजी मेरे पिताजी की जायदाद के हकदार थे। लेकिन अब चाचा जी भी नहीं रहे थे, इसलिए सब कुछ पिताजी ने मेरे नाम कर दिया था। मेरी माँ अभी जिंदा थी, लेकिन उन्हें भी हमेशा पिताजी की फिक्र सताती रहती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए बहुत भोली भाली और सीधी सादी औरत थी। मैं पिताजी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उन्हें खुद शहर के अस्पताल इलाज के लिए लेकर जाती थी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि पिताजी का इलाज भी उन पर कोई असर न कर सका और वो हम सबको छोड़कर चले गए। अब पिताजी के मर जाने पर गांव में कोई सरपंच ऐसा न आ सका था जिसने कोई अच्छा फैसला किया हो। वक्त बढ़ता जा रहा था, इसलिए गांव वाले अपने फैसले खुद ही करने लगे थे। फिर मेरी शादी का वक्त आया, जिसमें ना तो मेरे चाचा जी शामिल थे और ना ही मेरे पिताजी। मेरी माँ ने अकेले ही मुझे विदा कर दिया था। मेरे पिताजी की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है। कानूनी तौर पर मेरे पिताजी की सारी जायदाद मेरी माँ के मरने के बाद मेरी हो जानी थी। मुझे सबकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ मेरा पति भी अकेला ही था,
क्योंकि मेरे पति के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी एक ही बहन थी और अपनी बहन की शादी उसने विदेश में कर दी थी। उसकी बहन की जायदाद का हिस्सा वो पहले ही उसे दे चुका था। मेरे पति की बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही थीं। वो एक करोड़पति इंसान था। मेरे पिता के साथ मेरे पति का कारोबारी मेलजोल था, इसलिए मेरे पिता ने मेरी शादी उनके साथ करवाई थी। अपनी माँ को अकेले ही छोड़कर मैं ससुराल आ गई थी। हमारा गांव बहुत अच्छा था। गांव के सभी लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने वाले लोग थे और मेरी माँ तो उस गांव के सरपंच की पत्नी थी, इसलिए गांव के सारे ही लोग मेरी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे। यही वजह थी कि मुझे अपनी माँ की ज्यादा परवाह नहीं होती थी, लेकिन मेरी बात उनसे होती रहती थी। मेरे पति अनुराग सक्सेना मुझे बहुत प्यार करने वाले थे। शादी के बाद उन्होंने मुझे बेहद मोहब्बत और प्यार दिया था। उनका बहुत बड़ा घर था। उनकी दौलत देखकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी गांव के बहुत बड़े जमींदार और अमीर कबीर इंसान की बेटी थी। मेरे पिता अपना कारोबार संभाले थे और मैं घर में जो मनचाहा वो करती रहती थी। घर में बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। जब मेरा मन करता, मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर अपने मायके चली आती थी और काफ़ी समय अपनी माँ के साथ बिताया करती थी। मेरे पति को मेरे कहीं भी आने जाने से कोई ऐतराज़ नहीं था। वो एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान था। 1 साल का वक्त गुजरा तो मैंने बेटी को जन्म दिया। मेरी बेटी बेहद सुंदर थी, बिल्कुल मुझ पर गई थी। वैसे तो मेरे पति में भी कोई कमी नहीं थी। वो हम दोनों पति पत्नी का मेल जोल थी। हम दोनों उसे बहुत प्यार किया करते थे। फिर 2 साल और हुए तो ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा भी दे दिया और फिर उसके बाद मेरा परिवार पूरा हो चुका था। वक्त अपनी रफ्तार के साथ बढ़ता जा रहा था। जिस तरह से अच्छी परवरिश मेरी हुई थी, उसी तरह से अच्छी परवरिश मेरे बच्चों की भी हो रही थी। वह अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी और उनका पिता भी उनसे बहुत प्यार करता था। मैं अक्सर सड़क पर भीख मांगते उन बच्चों को देखा करती थी जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं होता। क्या जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, उनकी जिंदगी इसी तरह से लाचारी में गुजरती है? ऐसे बच्चों को देख देख कर मुझे उन पर बहुत तरस आता था। इसीलिए मैं उन बच्चों को पैसे देकर उनकी मदद कर दिया करती थी और अपने आप को खुशनसीब समझती थी कि मेरे माता पिता के होते हुए मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा। काश मेरे बच्चों के सर पर भी उनके माता पिता का साया हमेशा बना रहे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरह से बिना माता पिता के परेशान होते हुए नहीं देख सकती थी। इसी बीच मेरी माँ भी दम तोड़ गई और अब गांव में मेरा अपना कोई भी नहीं बचा था। वैसे तो गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे, लेकिन वहां मेरे परिवार का सदस्य कोई नहीं था। मैं अपनी हवेली जाकर जायदाद के सारे पेपर्स ले आई थी, क्योंकि पिताजी की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी थी। उसके बाद मैं कभी कभी गांव जाया करती थी। जमीनों की देखभाल करने के लिए मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी और मेरा बेटा 12 साल का हो चुका था। जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। सुबह सवेरे मेरे पति खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकले थे। बच्चे भी घर आ चुके थे। शाम के 5 बजे का टाइम था। बच्चे बार बार अपने पापा को फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि पापा, आज आपने हमसे साथ में टाइम स्पेंड करने को कहा था, लेकिन आप अभी भी लेट हो गए हो। मेरे पति कहने लगे कि बस मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम तैयार रहना, हम लोग आज बाहर खाना खाएंगे। मैं भी तैयार हो रही थी, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मेरे पति का कोई अता पता नहीं था। बच्चों ने दोबारा से अपने पापा को कॉल की तो उनका मोबाइल बंद जाने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। बच्चे बार बार परेशान हो रहे थे और कह रहे थे, मम्मी, पापा का नंबर बंद जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने अपने पति के ऑफिस में कॉल की। वहां पूछा तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि बॉस तो 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं, मगर वो तो घर नहीं पहुंचे थे। हमने कुछ देर और उनका इंतजार किया, लेकिन अनुराग अभी तक घर नहीं आए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे पति इतने लेट हुए हों। उन्हें अगर देर भी हो जाती थी तो वो मुझे फ़ोन करके बता दिया करते थे, मगर आज तो उनका मोबाइल नंबर भी बन जा रहा था और उनका कोई पता भी नहीं चल रहा था। बच्चे बार बार मुझे तंग कर रहे थे। मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि पापा आते ही होंगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की
तो मेरे पति के दोस्त बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भाभी जी जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अनुराग आग से बुरी तरह झुलस गया। मैं तो उस समय अपने होश खो बैठी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बच्चों को घर पर रहने के लिए ही कहा। घर में नौकर भी मौजूद थे। मैं फौरन ही ड्राइवर के साथ सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जाते हुए मुझे ड्राइवर ने बताया कि आज हमारे शहर में एक बड़ा ही खतरनाक हादसा हो गया, क्योंकि हमें हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिल रहा था। शहर में हर तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए थे। मुझे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था, लेकिन हमें अस्पताल जाने में बहुत देर लग रही थी। ड्राइवर ने बताया कि सीएनजी गैस से भरी हुई गाड़ी की टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो गई और फिर उसके बाद बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस रास्ते पर जितनी भी गाड़ियां, लोग घर में मौजूद थे, वो सब लोग आग की चपेट में आ गए। शहर में आज बुरी तरह से मारामारी हो रही है, क्योंकि उस हादसे में बहुत सारे लोगों की जान गई। ये सब सुनकर तो मेरा दिल दहल उठा था। मुझे याद आया कि मेरे पति के दोस्त ने फोन करके बताया था कि अनुराग बुरी तरह से झुलस गया है। कहीं मेरा पति बे तो इस हादसे का शिकार नहीं हो गया? यही सब सोच सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से मुझे अस्पताल तक छोड़ा था। अस्पताल का नज़ारा भी बहुत खतरनाक था, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे झुलसे हुए लोग ले जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इतनी बुरी तरह से जले हुए थे कि उनकी पहचान भी नहीं हो रही थी। अस्पताल में भीड़ लगी हुई थी। मीडिया कर्मी और पुलिसकर्मी और भी बाकी बहुत सारे लोग अस्पताल में मौजूद थे। मैंने अपने पति के दोस्त गुप्ता जी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे सेकंड फ्लोर पर आने के लिए कहा। मैं जल्दी से सेकंड फ्लोर पर चली गई। तब वो मुझे वहां पर मिल गए थे। उन्होंने कहा कि अनुराग की हालत बहुत सीरियस है। दरअसल शहर में जो सीएनजी वाला हादसा हुआ है, उस समय अनुराग भी उसी हाईवे पर मौजूद था। ये जितने भी लोग हैं, ये सब वहीं से आ रहे हैं। बस आप प्रार्थना कीजिए कि हमारा अनुराग बच जाए। ये सब सुनकर तुम्हें बुरी तरह से रोने लगी थी। मुझे अपने पति की बहुत फिक्र हो रही थी। मैं अपने पति से मिलना चाहती थी, मगर वो इमरजेंसी वार्ड में थे और डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। किसी भी पेशेंट से उनका कोई भी रिश्तेदार मिल नहीं पा रहा था। गुप्ता जी ने बताया कि जिस समय हाईवे पर मौजूद लाशों को अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, उसी समय मेरे एक पुलिस वाले दोस्त ने अनुराग की पहचान कर ली और मुझे फ़ोन करके बता दिया। मैं फ़ौरन यहाँ आ गया। मैंने कहा कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पति के ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। उधर मेरे बच्चे बहुत परेशान थे। मैंने बच्चों को कुछ नहीं बताया था, इतना सब कुछ हो गया। मेरा पति बुरी तरह से घायल था और इलाज के दौरान वो नहीं बच सका। मेरे पति की मौत पर मैं पागलों की तरह रो रही थी। एक तो इतना बड़ा हादसा, ऊपर से मेरे पति नहीं बच सके। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस के जरिए जब मेरे पति की लाश घर लाई गई, तो मेरे बच्चों ने भी अपने पिता की इतनी गंभीर हालत को देखा। मेरे पति की लाश बुरी तरह से झुलसी हुई थी। उनकी ठीक तरह से पहचान भी नहीं हो रही थी। बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल था और अब मैं इन बच्चों के लिए अकेली रह गई थी। मुझे बस यही फिक्र रहने लगी कि मैं अकेले अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं। दिन रात मैं अपने पति को याद करके रोती रहती थी। बच्चों को भी तसल्ली देती थी कि मैं हूं ना तुम लोगों के लिए, मगर मैं अकेली अपने बच्चों के लिए काफ़ी नहीं थी। मेरी नंद भी अपने भाई की मौत पर इंडिया वापस आ गई थी। उसने मुझे एडवाइस दी कि भाभी, मैं भी यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद आपको और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। जिंदगी बहुत लंबी है। अभी आपके बच्चे भी छोटे हैं और आपकी भी कोई इतनी उम्र नहीं है कि आप सारी जिंदगी विधवा बनकर गुजार दें। मैंने कहा, मगर मुझसे शादी कौन करेगा? कौन मेरे बच्चों को एक्सेप्ट करेगा? मेरी नंद कहने लगी कि आपके पास भला किस चीज़ की कमी है? आप पैसे से हर चीज़ को खरीद सकती हो। आप किसी ऐसे इंसान से शादी मत करना जिसके घर आपको अपने बच्चों को लेकर जाना पड़े, बल्कि आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना जो आपके और आपके बच्चों की खातिर आपका साया बनकर इसी घर में रहे और आपका ख्याल रखे। मेरी नंद के पति ने कहा कि मेरे एक दोस्त का भाई है, मैं उसे जानता हूँ। मेरे दोस्त ने एक दिन मुझे बातों बातों में बताया था कि उसका भाई शादी करना चाहता है, क्योंकि उसके भाई की पत्नी शादी के कुछ समय बाद ही मर गई थी। अगर आप चाहो तो मैं आपकी बात आगे बढ़ा सकता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है,
मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का आगे का भविष्य नजर आ रहा था। मेरा मानना था कि बच्चों के आगे अच्छे भविष्य के लिए उनके माता पिता का साया उनके सर पर होना बहुत ज़रूरी है, कि उन बच्चों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरती है जिनके माता पिता जिंदा नहीं होते। बस यही सब सोचकर मैंने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद मेरी नंद अपने देश वापस चली गई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दूसरे मर्द को अपना पति स्वीकार किया था। मेरे बच्चे छोटे थे, वो अपने पिता को ही याद करते थे, मगर वक्त के साथ साथ उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है और अब ये दूसरा आदमी ही उनका पिता है। शुरू शुरू में तो मेरे दूसरे पति के साथ मेरी जिंदगी बिल्कुल सही गुजरती रही, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास परिवार का इंसान था। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने मेरी जायदाद की सच्चाई आने लगी, वैसे वैसे ही उसकी आंखों में लालच उतरने लगा और वो हमेशा मुझसे मेरी जायदाद की ही बातें करता रहता था। वो ये बात तो अच्छे से जानता था कि मैं जिस इंसान की पत्नी हूँ वो शहर का एक सबसे अमीर इंसान था, और फिर जब ये बात भी मेरे पति को पता चली कि मेरे पिता की जायदाद की भी मैं इकलौती वारिस हूँ, ये सब जानकर वो बेकाबू हो गया था। और बस फिर उस दिन के बाद से ही वो मेरी जायदाद अपने नाम करवाने की कोशिश करता रहता था, मगर मैं जान गई थी कि वो लालची इंसान है, इसीलिए मैंने उसकी नीयत को परख लिया था और मैं कभी भी अपनी जायदाद उसके हवाले नहीं कर सकती थी। ना तो वो जो मेरे पति की मेहनत की कमाई की जायदाद थी और ना ही वो जो मेरे पिता की खानदानी जायदाद थी। मैंने अपने मायके की प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपनी ससुराल के प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपना जितना भी बैंक बैलेंस था वो सब कुछ अपने पति से छुपा कर रखा था। सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने अपनी एक दोस्त के पति को दे दिए थे, जो कि एक वकील थे, क्योंकि वो पेपर्स मैं घर में नहीं रख सकती थी। मेरा पति राजेश घर में ही रहता था। ये बात जब मेरे दोस्त के पति अखिल को पता चली कि मेरा दूसरा पति राजेश एक लालची इंसान है और वो मेरी सारी जायदाद अपने नाम करना चाहता है, ये सब सुनकर अखिल जी ने कहा कि आप अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बच्चों के नाम कर दीजिए, ताकि आपके मरने के बाद आपकी जायदाद में से कुछ भी आपके पति का न रहे और आपकी जायदाद आपके बच्चों के पास पहुंच जाए। पहले ही आप अगर वसीयत कर देंगी तो आपका दूसरा पति आपका और आपके बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा और आपकी जायदाद भी सही हाथों में पहुंच जाएगी। मैंने चोरी चुपके इस काम को अंजाम दे दिया था और अपने जीते जी ही वसीयत कर दी थी कि मेरे जीते जी मेरी सारी जायदाद मेरी है और मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरे दोनों बच्चों की है। वसीयतनामा करने के बाद मुझे कुछ सुकून मिल गया था, मगर मेरा पति अभी भी सुकून से नहीं बैठ रहा था। वो मुझे दिन रात मारा करता था। उसका ख्वाब तो मेरे बच्चों के दिल में ही बैठा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी तो मेरे बच्चों को पिता का प्यार दोबारा से मिल जाएगा, लेकिन उसने तो कभी मेरे बच्चों को प्यार से देखा भी नहीं था। हमेशा वो मेरे बच्चों के साथ डांट डपट करता रहता था। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत सीधे थे। सबसे ज्यादा सीधी थी मेरी बेटी, जो बिल्कुल अपनी नानी पर गई थी, जिसके अंदर रत्ती भर भी चालाकी नहीं थी। लेकिन मेरा बेटा बहुत बहादुर था। वक्त के साथ साथ मेरे दोनों बच्चे जवान हो गए। उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। मेरा बेटा अब अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा था। राजेश अभी भी वहीं का वहीं था। ये सब कुछ उसका ही था, मगर उसके देखने का नजरिया बहुत गलत था। उसके मन में इतना लालच भरा हुआ था, उसे लगता था कि सारी जायदाद जब उसके नाम हो जाएगी तभी वो इस जायदाद का हकदार रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो मेरा पति था। अगर वो मेरे साथ अच्छा सलूक करता और मेरे बच्चों को प्यार करता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम कर देती। अभी भी मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करती थी। मेरा पति होने के नाते हर महीने मैं उसके अकाउंट में उसके पर्सनल खर्चों के लिए 1 लाख डालती रहती थी, मगर उसके लिए 1 लाख की रकम कुछ भी नहीं थी। वो चाहता तो मेरे पति के बिजनेस को आगे बढ़ा सकता था, उसको संभाल सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहा। मेरे बेटे ने ही अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाया। राजेश जैसे इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। मेरे बच्चे जवान हो गए थे, फिर भी वो बाज नहीं आता था। हर रोज मुझे मारता और कहता कि अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। एक दिन उसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा कि मैंने उसे बता ही दिया था कि जायदाद मैं अपने बच्चों के नाम कर चुकी हूँ, अब तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब कुछ मेरा और मेरे बच्चों का है,
ये सब सुनकर तो उसे गुस्सा आ गया और उसने फिर मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन भला हो मेरे बेटे का, जो मुझे हर बार अपने सौतेले पिता से बचा लिया करता था। मेरा बेटा कहता था कि माँ, आप इस आदमी को छोड़ दो। मैंने कहा, बेटा, मैं इस आदमी की मार सालों से खाती आ रही हूँ और जब तक जिंदा हूं तब तक इसकी मार खाती रहूंगी। एक ना एक दिन तो ये मुझे तंग आकर मारना पीटना छोड़ ही देगा। तुम बस अपने पापा का बिजनेस इसी तरह से संभाले रहो। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। राजेश अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वो मेरे बच्चों से मोहब्बत जाहिर करने लगा था, क्योंकि अब वो मेरे बच्चों को तोड़ना चाहता था, लेकिन मेरे बच्चे उसमें के नहीं थे जो उसकी बातों में आ जाते। मैंने राजेश को अच्छी तरह से समझा दिया था कि वो जो चाहे कर ले, मगर ये सब कुछ मेरे बच्चों का है और उनका ही रहेगा। मेरी बेटी जैसे जैसे जवान हो रही थी, वैसे वैसे ही बेहद खूबसूरत होती जा रही थी। अब मुझे अपने पति की नीयत से बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वो जायदाद के चक्कर में मेरी बेटी से नज़दीकियां बढ़ाने लगा था। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि मेरा बेटा तो चालाक है, मगर मेरी बेटी बहुत सीधी थी। उसने मेरे बेटे से कई बार कहा था कि तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती। वो एक दो के बाद चालबाज औरत है, लेकिन मेरे बेटे ने उसे पलटकर जवाब दिया था कि दो के बाद आप हो, चालबाज भी आप हो। हमारी माँ हमारे लिए बहुत अच्छी है। बस तभी से उसे यकीन हो गया था कि उसे मेरी बेटी ईशिका को अपनी बातों में लेना होगा। मेरी बेटी ईशिका उससे बहुत डरती थी, लेकिन जब से वो उससे अच्छी तरह से बात करने लगा था, तब से मेरी बेटी उसकी बातों में आ जाती थी और उसको पापा कहना भी उसने शुरू कर दिया था। मैंने ईशिका से कहा था कि बेटा, इस आदमी से तुम दूर रहा करो। मैंने एक दिन अपने बेटे अतुल से बात की और कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारी बहन की हमेशा फिक्र लगी रहती है। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी कर दूँ। वो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर भी उसके अंदर समझदारी नहीं है। वो बहुत भोली भाली है। मैं नहीं चाहती कि किसी दिन वो अपने सौतेले पिता के हाथों बेवकूफ़ बन जाए। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं बहन के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करता हूँ। वैसे भी मेरी बेटी की अब शादी की उम्र थी। इशिका पूरे 27 साल की हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी। लड़का बहुत शरीफ था, अच्छे परिवार का था, उसके पास अपना सब कुछ था। मैंने यही सब सोचकर उसकी अमीर लड़के के साथ शादी कर दी थी कि इस तरह से मेरे पति के दिल में लालच आया है, उसी तरह से उसके पति के दिल में कभी लालच न आए। बेटी को उसकी ससुराल भेजकर मैं सुकून से हो गई थी, मगर मेरा पति अभी भी छोटी छोटी बात पर मेरे ऊपर हाथ उठाता था। मैं चाहती तो अपने पति के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती थी, मगर मैंने सोचा कि मेरा पति सुधर जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमें हर इंसान को सुधारने के लिए मौका देना चाहिए। मगर कई साल हो गए थे, मेरा पति तो सुधारने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटी ससुराल चली गई तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी। शादी के बाद जब वो घर आती तो मैं उससे पूछती थी कि तुम्हारे पति का बिहेवियर तुम्हारे साथ कैसा है, तो वो मुझे खुशी खुशी बताती कि मेरा पति बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे खुशी होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अतुल के लिए भी अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दूंगी, क्योंकि वो भी अब शादी के लायक हो गया है। इशिका जल्दी जल्दी हमारे घर आती रहती थी। उसका पति भी घर आता था। उसका पति भी बिहेवियर का बहुत अच्छा था। मैंने देखा था कि मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन देखते ही देखते कुछ दिन गुजरे जब मेरी बेटी उदास होकर अपने मायके आने लगी। मैंने उसके उदास होने की वजह पूछी तो वो मुझे कुछ भी न बताती थी। अब मैं अपनी बेटी की तरफ से परेशान रहने लगी थी। मैंने ये बात अतुल को भी बताई तो वो कहने लगा कि मम्मी, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो सकता है कि दीदी को ससुराल में अटसे नष्ट होने में कोई दिक्कत आ रही हो, आप दीदी से पूछ लेना। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो हम उसकी मदद कर देंगे। एक तो मैं पहले ही राजेश की तरफ से परेशान होती रहती थी, दूसरी टेंशन मुझे अब इशिका ने भी दे दी थी। अब तो राजेश में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे मार सके, क्योंकि जब जब वो मुझ पर हाथ उठाने लगा था, मेरा बेटा मुझे उससे बचा लिया करता था और उसने उसको वार्न कर दिया था कि अगर आपने मेरी माँ पर अब हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा और इस घर से भी आपको निकाल दूंगा। और तभी से राजेश डरकर बैठ गया था, क्योंकि जायदाद तो अब उसकी नहीं होने वाली थी। एक दिन इशिका रोते हुए घर आई। मैंने उससे पूछा
कि बेटा क्या हुआ है? तो उसने कहा कि मम्मी पता नहीं दीपक जी को क्या हो गया। वो हमेशा मुझे छोटी छोटी बात पर डांटते रहते हैं, मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैंने कहा बेटा, लड़ाई झगड़े की क्या वजह होती है? क्या तुमसे कोई गलती हुई है? मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, बस वो खुद ही मुझ पर गुस्सा कर जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अपने भाई से जाकर 2 लाख लेकर आओ, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, मगर मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगी, मैं खुद दीपक से बात करूंगी। मेरा दामाद जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने इशिका से झगड़ा क्यों किया और उससे पैसे मंगाने क्यों भेजे हैं? वो मेरे सामने शर्मिंदा होने लगा और कहने लगा, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मैं अपने काम की वजह से ज़रा कुछ परेशान था। मेरा काम आजकल लॉस में जा रहा है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, बस इसी वजह से मैंने काम का गुस्सा इशिका पर उतार दिया। मैं इशिका को लेने आया हूँ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। इस तरह उन दोनों का झगड़ा तो खत्म हो गया था और मैंने दीपक को पैसे भी दे दिए थे। दीपक खुशी खुशी घर से चला गया था। मैं फिर से बेफिक्र हो गई कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मेरी बेटी रोती हुई घर वापस आ गई। मैंने इस बारे में अतुल से बात की तो अतुल ने कहा कि मम्मी, काम का प्रेशर हर इंसान पर होता है। अगर जीजाजी पैसे मांग रहे हैं तो उन्हें पैसे दे दीजिए। कुछ समय बाद जब उनका काम ठीक हो जाएगा तो उनका मूड भी ठीक रहेगा। इस तरह जब मेरी बेटी पैसे लेने आती तो मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बात इशिका अब मुझे नहीं बताती थी। हाँ, लेकिन अब की बार जब इशिका मेरे घर पर आई थी तो उसकी बहुत तबीयत खराब थी। मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मैंने इशिका को ये खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने कहा, माँ, अब की बार भी मेरा दीपक से झगड़ा हुआ है, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं हर बार आपसे पैसे लेने नहीं आ सकती, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा बेटा, कुछ दिन तुम यहीं पर रुको, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं खुद दीपक से बात करके इस बार तुम्हें उसके साथ भेजूंगी कि उसने ये हर बार का क्या ड्रामा लगाया हुआ है। काम का अगर प्रेशर है तो वो गुस्सा तुम पर क्यों उतारता है? उस रात मेरी बेटी घर पर ही रुक गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोने को कह रही थी। मेरा पति तो वैसे भी मेरे साथ नहीं सोता था। इशिका मेरे साथ मेरे कमरे में ही मौजूद थी। जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर राजेश खड़ा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगा कि नौकरानियां कहाँ हैं? घर में कोई नौकर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने कहा, रात के 2 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे होंगे, बताओ क्या काम है? तो वो कहने लगा कि मुझे चाय पीनी है, तुम ज़रा 1 कप चाय मेरे लिए बना दोगी? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। मेरा पति वहाँ से जा चुका था। इशिका कहने लगी कि मम्मी क्या हुआ है? तो मैंने उसे बताया कि राजेश को चाय चाहिए, मैं किचन में चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। इशिका कहने लगी कि मम्मी आप यहीं आराम करो, चाय मैं बना कर ले आती हूँ। मैंने कहा, बेटा तुम आराम करो। तो वो कहने लगी कि नहीं मम्मी, सुबह से आराम कर करके मैं थक गई हूँ, थोड़े से हाथ पैर चलेंगे तो बेहतर महसूस होगा। उसकी बात सुनकर मैं बिस्तर पर लेट गई थी और वो किचन में चाय बनाने के लिए चली गई थी। बिस्तर पर लेटने के बाद मेरी आंख लग गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सुबह का समय हो रहा था। मैंने जैसे ही अपने बराबर में बिस्तर पर देखा तो इशिका वहां पर मौजूद नहीं थी। मुझे लगा कि वो किसी काम से कमरे से बाहर गई हुई होगी, मगर काफ़ी देर हो गई थी। वो कमरे में आई ही नहीं तो मैं खुद ही उठ गई। वैसे भी मेरे उठने का टाइम हो गया था। मैं जैसे ही उठकर कमरे से बाहर गई तो राजेश बाहर ही टहल रहा था। मुझे देखकर वो चौंक गया और कहने लगा, तुम कहाँ थी? मैंने कहा, मैं कहाँ हो सकती हूँ, मैं तो सो रही थी। तुम मुझे ये बताओ, इशिका कहाँ है? वो कहने लगा, इशिका अपने कमरे में होगी। मैंने कहा, इशिका रात को मेरे साथ ही सोई थी, पता नहीं वो कहाँ है, मैं उसके कमरे में देख कर आती हूँ। मेरा पति वहां पर इसी तरह से शौक खड़ा रह गया था। जबकि मैं इशिका को देखने के लिए उसके कमरे में गई तो उसका कमरा खाली पड़ा हुआ था। मैंने अतुल से भी उसके बारे में पूछा तो अतुल कहने लगा कि मम्मी, इशिका तो यहाँ पर नहीं है, पूरे घर में मैं इशिका को ढूंढ चुकी थी। मेरे पति के चेहरे पर मुझे अजीब सी हवाइयाँ नजर आ रही थीं। वो भी इशिका के लिए परेशान हो रहा था। मैं इशिका के लिए फिक्रमंद होने लगी तो अतुल ने मुझसे कहा कि मम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जीजाजी को फ़ोन करके पूछता हूँ कि कहीं इशिका उनकी तरफ तो नहीं चली गई।
अगर वो वहाँ चली गई तो उसे हमें बताकर जाना चाहिए था। मैंने कहा, बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्द से जल्द उसके बारे में पता करो। अतुल ने जैसे ही दीपक को फोन करके बताया कि यहाँ पर ईशिका नहीं है, क्या वो उसके घर चली गई? ये बात सुनकर दीपक परेशान हो गया था। वो थोड़ी देर बाद हमारे घर पर आ गया और ईशिका को इधर उधर ढूंढने लगा। कहने लगा, आखिर ईशिका कहाँ गई थी? आप लोगों को उसका ध्यान रखना चाहिए था, आपने उसके साथ लापरवाही कैसे कर दी? मगर एक अजीब बात मैंने दीपक में नोटिस की थी। वो मुझे देख देख कर बड़ा ही परेशान हो रहा था और मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं और मेरा बेटा ईशिका को ढूंढने में लगे हुए थे। कभी किसी को फ़ोन करते तो कभी किसी को फ़ोन कर रहे थे। मगर मैंने नोटिस किया कि दीपक और राजेश आपस में कुछ बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें जिनकी समझ मुझे नहीं आ रही थी। मैंने बताया कि मुझे इतना याद है, रात को जब राजेश मेरे कमरे में चाय का कहने के लिए आए थे, तब ईशिका चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। उसने मुझे चाय बनाने से इनकार कर दिया था और फिर मैं बिस्तर पर लेट गई। मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कि ईशिका कहाँ गई, वो किचन से चाय बनाकर आई भी या नहीं। मैं तो अपनी बेटी के लिए रोने लगी थी और रो रो कर दीपक और अतुल से कह रही थी कि बेटा उसे कहीं से भी तलाश करके लाओ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो माँ बनने वाली है। यह खबर जैसे ही दीपक ने सुनी वो चौंक गया था, जैसे उसको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। वो उसी समय उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। वो तो ऐसी पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था जैसे उसको मेरी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी ऐसी दीवानगी देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो जरूर प्रेशर में आकर ही मेरी बेटी से लड़ता होगा, वरना वो तो मेरी बेटी से मोहब्बत ही करता है। मेरा बेटा अतुल भी उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया था, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। ईशिका का कोई अता पता नहीं चल रहा था। घर के घर में से ही वो कैसे गायब हो सकती थी? उस रात नौकर भी अपने अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके थे। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मगर एक दिन हमारे घर में पुलिस आ गई। मुझे लगा कि पुलिस को जरूर ईशिका के बारे में कुछ ना कुछ पता चला होगा, लेकिन पुलिस ईशिका की कोई खबर नहीं लेकर आई थी, बल्कि उन्होंने तो घर के अंदर आते ही अतुल को अरेस्ट कर लिया था। वो लोग अतुल के हाथ में हथकड़ियां पहनाने लगे तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हो? पुलिस ने कहा, दरअसल आपकी बेटी को अगवा करने वाला यही इंसान है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा भला ऐसा क्यों करेगा? अतुल भी बार बार यही कह रहा था कि मम्मी ये लोग झूठ बोल रहे हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया और वो कहने लगा, दरअसल राजेश जी ने अतुल पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी बेटी ईशिका को गायब करने वाला यही इंसान है। उन्होंने हमें बताया है कि काफ़ी दिनों से अतुल और ईशिका में अनबन चल रही थी। आपने अपनी जायदाद दोनों बच्चों में बराबर से कर दी है, इसलिए अतुल के दिल में लालच आ गया। अतुल चाहता है कि उसकी बहन को आधे हिस्से की प्रॉपर्टी ना मिले और वो पूरी जायदाद का अकेला हिस्सेदार हो जाए। इसीलिए उसने अपनी बहन को अगवा कर दिया। अब क्या पता किडनैप करने के बहाने इसने अपनी बहन को मार भी दिया हो। ये सारी ही बातें हमें आपके पति राजेश ने बताई हैं। इसी के तहत हम इसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, ताकि हम इसको पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद इससे पूछताछ कर सके। मैंने कहा, राजेश ऐसा कैसे कर सकता है? उन्हें एक बार मुझसे भी तो बात करनी चाहिए थी ना। पुलिस वालों ने मेरी एक ना सुनी। पुलिस अतुल को अपने साथ ले गई। घर में ना तो राजेश था और ना ही दीपक का कुछ पता चल रहा था। मैं दीपक और राजेश दोनों का ही मोबाइल नंबर ट्राई कर रही थी। दोनों का ही नंबर बंद जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। उधर पुलिस मेरे बेटे को ले गई थी, इधर मेरी बेटी नहीं मिल रही थी। मेरे घर में एक अजीब सी कंडीशन थी। मैं पुलिस स्टेशन अपने बेटे से मिलने गई तो पता चला कि उसे जेल में डाल दिया गया है। मैंने पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए और अपने बेटे से जेल में बात करने के लिए चली गई। मैंने कहा, बेटा मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी। मैं अपने दोस्त के पति अखिल जी से बात करूंगी, वो अभी शहर से बाहर गए हुए हैं, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हारी जमानत करवा लूंगी। मेरा बेटा जेल में ही रोने लगा और कहने लगा, माँ मैं भला दीदी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उस रात तो मैं भी घर में ही मौजूद था और राजेश अंकल को क्या जरूरत थी पुलिस को मेरे बारे में गलत बातें बताने की? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी इशिका दीदी के गायब होने में भी राजेश अंकल और दीपक जीजाजी का ही हाथ है। मैंने कहा, बेटा दीपक से तुम्हारा क्या मतलब है? दीपक तो खुद इशिका को पागलों की तरह ढूंढ रहा है।
हाँ, लेकिन उसका कल से नंबर बन जा रहा है। उसका भी कोई पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी ऐसा तो नहीं कि राजेश अंकल और दीपक जीजा जी आपस में मिले हुए हों। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहने लगा, जिस तरह पिछले कई दिनों से इशिका दीदी बार बार अपनी ससुराल से हमारे घर पर आ जाती थीं, उनका अपने पति से झगड़ा हुआ करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक जीजाजी ने ही उसे गायब करवाया हो? मैंने कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात की तह तक पहुंचकर रहूंगी और सुबह तक तुम्हें जेल से छुड़ा भी लूंगी। मेरा परिवार पूरी तरह से बिखर चुका था। न तो दीपक का कुछ पता था और ना ही राजेश का। मैंने पुलिस को राजेश और दीपक के बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने दीपक की लोकेशन चेक की तो पता चला कि दीपक ये शहर छोड़कर जा चुका है। मैं चौंक गई थी कि दीपक शहर छोड़कर कैसे जा सकता है। इस समय उसकी पत्नी गायब है और वो शहर छोड़कर चला गया, जबकि राजेश का कोई पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा, आप लोगों ने मेरे बेटे को बिना किसी सबूत और गवाह के ही अरेस्ट कर लिया। मेरी दोस्त के पति अखिल जी ने मेरे बेटे को रिहा करवा दिया था और अब पुलिस ने दीपक और राजेश का पता लगाना शुरू कर दिया था कि आखिर ऐसे मौके पर वो दोनों कहाँ भाग गए थे। पुलिस ने जैसे तैसे दीपक को तो पकड़ लिया था। पुलिस जब दीपक को पकड़कर लाई और उससे पूछा गया कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, दीपक बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। पुलिस ने जब उस पर सख्ती की और उससे कहा कि जरूर तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ पता है, जो भी पता है हमें बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही अपनी पत्नी को अगवा किया हो? तभी तो तुम पुलिस के डर के मारे भाग गए। दीपक उसी समय रोने लगा। उसने मेरे और अतुल के आगे हाथ जोड़े और कहने लगा, हाँ, मैं पुलिस के डर के मारे यहाँ से भाग गया था। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर बात क्या है? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ करना मम्मी जी, दरअसल इशिका से शादी करने के बाद मैं उसके साथ बहुत खुश था। एक दिन आपके पति मेरे घर आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूँ, तुम्हें अब कोई कामकाज करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी सास कितनी अमीर औरत है। उसके पास उसके अपने पिता की भी गांव में बहुत सारी जमीन जायदाद पड़ी हुई है और इधर शहर में उसका पति भी बहुत अमीर आदमी था, वो भी अपनी सारी जमीन जायदाद छोड़कर मर गया। वो सब कुछ भी तुम्हारी सास का है, लेकिन उसने मुझसे शादी करने के बाद मुझे अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं उसकी जायदाद हथियाना चाहता था। मुझे जब से पता चला था कि वो करोड़ों की मालकिन है, तभी से मैं उससे कहता था कि वो अपनी जायदाद में से कुछ मुझे भी दे दे, मगर मेरा लालच दिन पर दिन बढ़ता गया। वो मेरी बात नहीं मानती थी। वो कहती थी कि ये सब कुछ मेरे बच्चों का है, इसीलिए मैंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। मगर मुझे पता चला कि उसने कई सालों पहले अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बच्चों में बांट दी है। और मुझे क्या मिला? मैं तो खाली हाथ रह गया। देखो, तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो। ये सब कुछ मेरा और तुम्हारा हो सकता है। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा था, भला मैं आपका क्या साथ दूं? उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे साथ मिलकर अपनी सांस को मार दो तो इस तरह तुम्हारी सांस रास्ते से हट जाएगी और फिर उसकी मौत का इल्जाम हम अतुल पर लगवा देंगे। अतुल भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसके हिस्से की जायदाद भी हमारी हो जाएगी और बची तुम्हारी पत्नी तो इशिका के हिस्से की जितनी भी जायदाद है वो सब तुम्हारी हुई। तुम उसके साथ अपनी खुशी खुशी जिंदगी गुजारना और जो मेरे हिस्से में आएगा वो आने के बाद मैं दूसरी शादी करके अपनी दूसरी पत्नी के साथ जिंदगी गुजार लूंगा। बताओ, तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो ना? उन्होंने मेरे दिल में लालच उतार दिया था। बस तभी से जैसा वो मुझसे कहते गए मैं वैसा ही करता गया। मुझे लगा कि मैंने अपने ससुर का कहना मान लिया तो मैं सारी जिंदगी बैठकर आराम से खाऊंगा। मुझे तो काम करने की भी कोई जरूरत ही नहीं होगी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि तुम इशिका को परेशान किया करो, उससे पैसे मंगवाया करो, वो अपने मायके जाकर तुम्हें पैसे लाकर दिया करेगी। इशिका बहुत सीधी सादी थी। मैं उससे जैसा कहता वो वैसा कर लिया करती थी। वो मुझे अपनी माँ से कहने के मुताबिक पैसे लाकर दे दिया करती थी। मगर उस रात मेरे ससुर ने कहा था कि हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमें तुम्हारी सास को कैसे मारना है। उन्होंने कहा था कि अपनी सास को तुम खुद मारोगे। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ये काम कैसे करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम पकड़े नहीं जाओगे, मैंने सब इंतजाम कर दिया है।
उस रात इशिका अपने मायके आ गई थी, मगर खुद राजेश अंकल को भी ये बात नहीं पता थी कि इशिका उस रात अपनी माँ के कमरे में मौजूद थी। उन्होंने सारे नौकरों को भी खामोशी से जल्दी से अपने अपने क्वार्टर में जाने के लिए कह दिया था। जब सारे नौकर घर से चले गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके घर बुला लिया। उन्होंने मेरी सास से जाकर चाय को कहा। जैसे ही मेरी सास किचन में चली गई, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि शिकार किचन में चला गया है, तुम जल्दी से जाकर उसे दबोच लो। मैं उसी समय किचन में चला गया। मैंने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म लगा दिया था। मैं जैसे ही किचन के अंदर गया, किचन की लाइट मेरे ससुर ने बंद कर दी थी और उसके बाद पूरे किचन में अंधेरा हो गया। मैंने अपनी सास के मुंह पर रुमाल लगा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई, और उसके बाद मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अंधेरे में मैं अपनी सास का चेहरा नहीं देख सका था। मैंने जल्दी से बॉडी को बोरे में बंद कर दिया और उस बोरे को घसीटते हुए मैं अपनी गाड़ी तक ले आया था, और फिर वही बोरा मैंने ले जाकर नदी में फेंक दिया। मुझे लगा कि मैंने अपनी सास को मार दिया है, लेकिन जब सुबह के समय मेरे पास मेरी सास का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि इशिका गायब हो गई है, तो मैं ये सब सुनकर दंग रह गया था। और उनका फ़ोन आना भी मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की बात थी कि मैंने तो खुद उनकी लाश को बोरे में डालकर नदी में फेंक दिया था। तो फिर वो जिंदा कैसे बच गई थी, और फिर मेरी पत्नी कहाँ गई? मैं हड़बड़ाता हुआ अपनी ससुराल पहुंचा। वहां जाकर मैंने अपनी सास को अपनी आंखों के सामने देखा तो मैं घबरा गया था। राजेश जी ने खामोशी से मुझसे कहा कि कल रात तुमने किसको मारा था? मैंने कहा कि आपने ही तो मुझे फ़ोन करके कहा था कि शिकार किचन में चला गया। वो कहने लगे कि हाँ, मगर मुझे लगता था कि हमसे कोई गलती हो गई है। धोखे से कहीं तुमने इशिका की तो जान नहीं ले ली। उनके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैर और तले से ज़मीन निकल गई थी। इशिका का इस तरह गायब हो जाना और मेरी सास का सही सलामत होना इसी बात की गवाही दे रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर मैंने अपनी सास के मुंह से ये बात भी सुनी थी कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था। मुझे वो बहुत पसंद थी, क्योंकि वो बहुत मासूम थी। वो दुनिया की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। मैं तो बस अपने ससुर के कहने में आकर उसके साथ गुस्से से बात किया करता था, ताकि वो अपने घर से जाकर मुझे पैसे लाकर दिया करे। लेकिन जब मैंने उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनी तो मुझे बेहद अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ ये क्या कर दिया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं पागलों की तरह उसे इसी नदी में जाकर तलाश करने लगा जहां मैंने उसकी लाश को फेंका था, मगर मेरी पत्नी का मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा, अगर किसी को इस बारे में पता चल गया कि इशिका की जान मैंने ली है तो मैं किसी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं यहाँ से भाग गया था, मगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा करने के लिए मुझे मेरे ससुर ने कहा था। उन्होंने ही मुझे भड़काया था। दीपक के मुंह से ये बात सुनकर हम सब लोगों के होश उड़ गए थे। मेरे बेटे ने तो दीपक का गिरेबान पकड़ लिया था, उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ भी मार दिए थे। अब वो राजेश को ढूंढने को कह रहा था। उसने कहा था कि मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी माँ को जान से मरवाने की कोशिश की। उसके लालच ने मेरी बहन की जान ले ली। पुलिस ने अतुल को भरोसा दिलाया कि वो इशिका की तलाश जारी रखेंगे और राजेश को भी ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि दीपक ने इशिका का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसको जिंदा ही बोरे में बंद करके उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने नदी में इशिका को तलाश करना शुरू कर दिया और उधर आसपास के गांवों में भी उसे तलाश किया कि कहीं किसी ने तो किसी संदिग्ध बोरे को देखा होगा या फिर उनको किसी लड़की की लाश मिली होगी। उधर पुलिस राजेश को भी तलाश कर रही थी, क्योंकि राजेश का कोई अता पता नहीं चल रहा था। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए जब पुलिस ने हमें खबर जाकर सुनाई। पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी का पता चल गया है, क्योंकि पुलिस हमारे पास हमारी बेटी को ले आई थी। इशिका को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने झट से उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा भी रोने लगा था। पुलिस ने हमें बताया कि राजेश को भी पकड़ लिया गया है। अब हम सब लोग पुलिस स्टेशन चले गए थे। वहां जाकर पता चला कि राजेश हिंदुस्तान छोड़कर भाग गया था। उसे दूसरी कंट्री से पकड़ा गया है। राजेश की सारी सच्चाई तो पहले ही हम लोगों के सामने आ गई थी।
राजेश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। राजेश ने कहा कि उसे डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा, मगर उसे ये नहीं पता था कि पुलिस इतनी आसानी से अतुल को छोड़ देगी। पुलिस अतुल को अपने पास हिरासत में और भी रख सकती थी, लेकिन उसके लिए पुलिस के पास सबूत होने बहुत ज़रूरी थे। पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो मेरे बेटे को आरोपी साबित करता। आरोपी तो राजेश और दीपक थे। दोनों ही आरोपी पुलिस के पास आ गए थे। राजेश दीपक के भागने से डर गया था, इसीलिए वो खुद भी भाग गया था, क्योंकि वो भागने से पहले मेरे बेटे को अरेस्ट करवाकर बहुत बड़ी गलती कर चुका था और उसके दिल में पहले से ही लालच था। ये बात तो मैं भी जानती थी कि उस जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते। मेरी बेटी सही सलामत वापस आ गई थी। पुलिस ने जब नदी के आसपास वाले गांव में पूछताछ शुरू की तो एक गांव में उन्होंने मेरी बेटी की पहचान के बारे में बताया था कि क्या आपने यहाँ किसी अनजान लड़की को देखा है। तो उन गांव वालों ने पुलिस को बताया था कि हाँ, एक ऐसी ही लड़की हमारे यहाँ आई हुई है। उसका इलाज हमारे गांव के वेद जी से चल रहा है। उस लड़की की अभी तक कोई पहचान नहीं हो सकी क्योंकि वो हमारे गांव की नहीं है। हमने पुलिस को इशिका का फोटो तो दे ही दिया था। जब पुलिस ने इशिका को देखा तो पुलिस फौरन ही पहचान गई थी कि ये लड़की इशिका है, लेकिन इशिका होश में नहीं थी। कई दिनों तक पानी में रहने की वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो बेहोश हो चुकी थी और फिर वो प्रेग्नेंट भी थी, मगर इस दौरान वो अपना बच्चा गंवा चुकी थी। पुलिस इशिका को लेकर शहर आ गई। उन्होंने इशिका का इलाज करवाया और फिर जब इशिका की हालत कुछ बेहतर हुई तो उससे उसके बयान लिए गए। इशिका ने बताया कि शायद पानी में बहने की वजह से वो बोरे से बाहर आ गई थी और बहते बहते नदी के किनारे तक पहुंच गई थी। उसे गांव के लोग अपने साथ ले गए थे। हमारी बेटी तो जिंदा बच गई, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने दौलत के लालच में आकर